नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। तुर्की में एयरोस्पेस कंपनी पर हमला, 5 की मौत। पहले बम ब्लास्ट किया, फिर महिला समेत 2 हमलावरों ने की फायरिंग। टैक्सी में पहुंचे थे हमलावर। अंकारा में आतंकी हमले के बाद तुर्की ने किया पलटवार। सीरिया और इराक में कुर्दों के 30 ठिकानों पर की बमबारी। इजराइल ने गाजा के स्कूल में बने आश्रय पर किया हवाई हमला, 4 बच्चों समेत 16 की मौत, फिलिस्तीन का दावा। इजरायली सेना का आरोप, अल जजीरा के 6 पत्रकार गाजा में हमास और जिहादी संगठनों के सहयोगी। कतर के चैनल ने इस दावे को बेतुका बताकर किया खारिज। बांग्लादेश में सियासी तनाव जारी, शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के छात्र संगठन पर लगा प्रतिबंध, आतंकी और विनाशकारी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग, 4 दिन का अल्टीमेटम, पीएम के खिलाफ हुए 24 सांसदों ने कहा रिजाइन दो नहीं तो विरोध करेंगे। ब्रिक्स के पार्टनर देशों में पाकिस्तान को नहीं मिली जगह, 13 देशों को मिला सदस्य का दर्जा, जिनमें 7 मुस्लिम बहुल देश भी शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स प्लस को किया संबोधित, कहा संघर्षों और तनावों को प्रभावी ढंग से सुलझाना आज की जरूरत। और अब आज की बड़ी खबर। शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बने मोहम्मद यूनुस अब कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए वो चौकन्ने हो गए हैं और अपनी सरकार के खिलाफ किसी भी संभावित साजिश से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि मोहम्मद यूनुस आर्मी चीफ वकर उज जमा समेत देश की सेना के 64 सीनियर अधिकारियों की हटाने की योजना बना रहे हैं। ये दावा किसी विश्वसनीय सूत्र के हवाले से लंबे समय से भारत में स्वनिर्वासन में रह रही बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने किया है। तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक भरोसेमंद सूत्र का कहना है कि यूनुस 3872 सैन्य कर्मियों के साथ साथ मुख्य सेना अधिकारी समेत 64 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को उनके पदों से हटाना चाहते हैं। बांग्लादेश में मौजूदा हालात को लेकर तस्लीमा लगातार पोस्ट लिख रही हैं। उन्होंने आवामी लीग की स्टूडेंट विंग, बांग्लादेश स्टूडेंट लीग यानी BSL पर बैन लगाए जाने को लेकर भी मोहम्मद यूनुस को निशाने पर लिया। तस्लीमा ने एक दूसरी पोस्ट में लिखा, मिस्टर यूनुस पागल हो रहे हैं। उन्होंने जमात इस्लामी और उसके छात्र विंग शिविर पर प्रतिबंध हटा दिया है, लेकिन बांग्लादेश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आवामी लीग के स्टूडेंट विंग छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने हिज़्बुत तहरीर, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम जैसे कई इस्लामी चरमपंथी संगठनों पर से भी प्रतिबंध हटा दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को आवामी लीग के स्टूडेंट विंग BSL पर बैन लगाया था। BSL छात्र लीग पर जुलाई में हुए हसीना विरोधी आंदोलन के दौरान कई इलाकों में हत्या और हमले करने के साथ ही आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। अंतरिम सरकार ने इसे लेकर एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक छात्र लीग को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया गया है। तस्लीमा ने यूनुस पर शेख हसीना का विरोध करने वाले भेदभाव मोर्चा विरोधी आंदोलन का फायदा लेने की बात भी कही है। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, यूनुस उन लड़कों के आभारी हैं जिन्होंने शेख हसीना को बाहर कर दिया, क्योंकि अब उन्हें 666 करोड़ टका के इनकम टैक्स का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मंगलवार को भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संविधान को खत्म करने, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को हटाने और स्टूडेंट लीग पर प्रतिबंध लगाने सहित 5 सूत्री मांगें उठाईं और राष्ट्रपति भवन का घेराव कर लिया। दरअसल पिछले हफ्ते बांग्ला दैनिक अखबार मनाब जमीन को दिए एक इंटरव्यू में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा था कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत उनके पास नहीं है कि अगस्त में विरोध प्रदर्शन के बीच देश छोड़कर भागने से पहले प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दिया था।
बहुत कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिल पाया है। शायद शेख हसीना के पास इसके लिए वक्त नहीं था। राष्ट्रपति की इस टिप्पणी के सामने आने के बाद बांग्लादेश में हसीना विरोधी गुट भड़क उठा और सड़कों पर हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद तस्लीमा नसरीन ने शेख हसीना के इस्तीफे पर विवाद का हवाला देते हुए मोहम्मद यूनुस को गैर कानूनी बताया था। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इंटरव्यू का हवाला देते हुए तस्लीमा ने कहा कि शेख हसीना ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था और वो अभी भी जिंदा हैं। यूनुस सरकार अवैध है। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा जारी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बांग्लादेश के राष्ट्रपति को बाहर करना चाहती है और सेना प्रमुख भी उनके रडार पर हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के महीनों बाद भी मामला शांत नहीं हुआ है। बांग्लादेश में सत्ता को लेकर संघर्ष अभी भी जारी है। खबर है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अब राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चप्पू को हटाने के विकल्प तलाश कर रही है, क्योंकि सेना प्रमुख जनरल वक़ारुज़्ज़मा ने यह साफ कर दिया है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेंगे, जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। शहाबुद्दीन चप्पू को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किए जाने की हालत में राष्ट्रपति के पद को कानूनी रूप से कैसे भरा जा सकता है, इस पर विचार करने के लिए देश के सीनियर वकीलों और संवैधानिक विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। लेकिन एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के हवाले से छपी खबर के मुताबिक अभी तक अंतरिम सरकार के सलाहकारों के करीबी कानूनी विशेषज्ञों की सलाह इस मुद्दे पर नकारात्मक रही है। यूनुस सरकार के सामने रुकावट ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि हसीना सरकार गिर गई है और संसद भंग हो गई है। अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए राष्ट्रपति को चुनने का प्रावधान बांग्लादेश के संविधान में अनुच्छेद 48 के तहत 12वें संशोधन के बाद पेश किया गया था। बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के करीबी सैन्य अधिकारियों और यूनुस का समर्थन करने वाले छात्र नेताओं के बीच मौखिक टकराव की खबरें भी छाई हुई हैं। हालांकि ना तो सेना और ना ही अंतरिम सरकार ने इन खबरों की पुष्टि की है और ना ही खंडन किया है, जिससे संभावित नागरिक सैन्य टकराव की अटकलें मजबूत हो रही हैं। अगस्त में हसीना को पद से हटाने के लिए बड़े पैमाने पर विद्रोह का नेतृत्व करने वाले छात्र संगठन अब कथित तौर पर राष्ट्रपति को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के लिए फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि राष्ट्रपति चप्पू ने ये साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन पर डटे रहने और गैर कानूनी दबाव के आगे नहीं झुकने के लिए मजबूत हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि छात्र समूह, जिन्हें यूनुस ने शेख हसीना विरोधी विद्रोह का मास्टरमाइंड बताया है, वो शहाबुद्दीन चप्पू को उसी तरह पद से हटाना चाहते हैं जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अपीलीय पीठ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। इस्तीफा देने से इनकार करने वाले न्यायाधीशों को अंतरिम सरकार द्वारा नियुक्त नए मुख्य न्यायाधीश ने छुट्टी पर भेज दिया था। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को आवामी लीग सरकार का अंतिम अवशेष माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें शेख हसीना ने ही नॉमिनेट किया था और उनके समर्थन से ही वो राष्ट्रपति बने। चूंकि राष्ट्रपति अंतरिम सरकार के सलाहकारों को पद की शपथ दिलाते हैं, इसलिए उन्हें संवैधानिक तौर पर हटाया नहीं जा सकता। और सेना प्रमुख को भी शेख हसीना ने ही नियुक्त किया था, जो उनके रिश्तेदार हैं। कानूनी तौर पर आर्मी चीफ को भी सिर्फ राष्ट्रपति ही पद से हटा सकते हैं। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। तुर्की की राजधानी अंकारा बीते बुधवार की शाम को गोलियों और धमाकों से दहल उठी। 2 आतंकियों ने, जिनमें एक महिला भी शामिल थी, तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज तुसास अंकारा पर हमला करके 5 लोगों की जान ली और 22 लोग घायल हुए। इस हमले की तुलना 2008 में हुए मुंबई के 26/11 हमले से की जा रही है। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे हमलावर एक कार से आकर एरोस्पेस इंडस्ट्री के गेट पर उतरे और लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले के पीछे कुर्द संगठनों का हाथ बताया जा रहा है। तुर्की के गृह मंत्री ने
प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी KPP और वामपंथी रेवोल्यूशनरी पीपल्स लिबरेशन पार्टी पर शक जाहिर किया है। हालांकि अभी किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। कुर्द संगठन तुर्की की आज़ादी से ही एक अलग कुर्द देश की मांग कर रहे हैं और देश में तख्ता पलट की साजिश भी रच चुके हैं। तुर्की की सेना और कुर्द अलगाववादियों के बीच लड़ाई में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। तुर्की के गृह मंत्री येरलिकाया ने हमले के बाद जानकारी दी कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और स्पेशल तुसास के आसपास इलाकों की ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने कहा कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसके बाद तुर्की के फाइटर जेट्स ने पड़ोसी देश सीरिया और इराक में 30 से ज़्यादा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। 2015 में तुर्की और PKK के बीच शांति प्रक्रिया टूट गई थी और उसके बाद से समूह और उसके सहयोगियों ने कई हमले किए हैं। अंकारा आतंकी हमले से महज एक दिन पहले अर्दोआन के सहयोगी और नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी यानी MHP के प्रमुख देवलेट बहसेली ने एक ऑफर दिया था। ये ऑफर किसी राजनीतिक पार्टी या नेता को नहीं बल्कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK के लीडर अब्दुल्ला ओकलान को दिया गया था, जो 1999 से इस्तांबुल के दक्षिण में एक द्वीप जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और उनकी रिहाई की संभावना बहुत कम है। बहसेली ने कहा कि अगर आतंकवादी नेता का अलगाव खत्म हो जाता है तो उन्हें आकर बोलने दें। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वो संसद में विधानसभा की कुर्द समर्थक DEM पार्टी को संबोधित करें। उन्हें चिल्लाकर कहना चाहिए कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है और उनका संगठन खत्म हो गया है, जिसके बदले में उन्हें रिहा किए जाने की संभावना होगी। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के नेता अब्दुल्ला ओकलान लंबे समय से जेल में बंद हैं। उन्हें 1999 से मरमारा सागर में एक द्वीप पर रखा गया है। ओकलान के परिवार और वकील 44 महीने से ज़्यादा समय बीतने के बावजूद उनसे ना तो बात कर पाए हैं और ना ही उनकी मुलाकात हो पाई है। तुर्की PKK को आतंकी संगठन मानता है और ऐसे में अचानक सरकार के सहयोगी के इस ऐलान से देश भर में हड़कंप मच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तुर्की की सरकारी रक्षा कंपनी टुसास पर हमले के पीछे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का हाथ है तो बहुत हद तक मुमकिन है कि इस संगठन का एक गुट नहीं चाहता कि उनका ये आंदोलन खत्म हो और अब्दुल्ला ओकलान को जेल से रिहा किया जाए। मुमकिन है कि कुर्द समुदाय के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले संगठन में फूट पड़ गई हो, जिसके चलते इसने अपने ही लीडर को जेल से बाहर आने और आंदोलन खत्म करने की अपील करने से रोकने के लिए अंकारा के करीब बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया है। दरअसल कुर्द एक एथनिक समूह है जो खास तौर से मिडिल ईस्ट के 4 देश तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया में रहते हैं। कुर्द की अपनी एक अलग भाषा, कुर्दिश और संस्कृति है। तुर्की में कुर्दों की संख्या लगभग 20% है। तुर्की में कुर्दों का संघर्ष बहुत पुराना है। कुर्दों ने दशकों से तुर्की के साथ अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। तुर्की सरकार कुर्दों की इस मांग को एक सुरक्षा खतरे के तौर पर देखती रही है और इसकी मांग उठाने वाली पार्टी PKK यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को देश में आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। तुर्की सरकार पर कुर्द भाषा और संस्कृति को कुचलने का भी आरोप लगता रहा है, जो संघर्ष को और ज़्यादा जटिल बनाता है। PKK का गठन अब्दुल्ला ओकलान ने 1978 में तुर्की में कुर्दों के लिए राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार हासिल करने के मकसद से किया था। शुरू में ये समूह मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा पर चलता था और धीरे धीरे इसने एक राष्ट्रवादी आंदोलन का रूप ले लिया। समूह ने 1984 में कुर्द आज़ादी के लिए लड़ते हुए सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था, जिसके बाद से अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। PKK लड़ाके अक्सर गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल करके तुर्की सैन्य और नागरिक स्थलों को निशाना बनाते रहे हैं।
हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।